हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। और आज हमारी 5 मिनट सीरीज़ में हम जानेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो वर्ल्ड टूर पे हम तो उससे सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट किया था, ठीक है। देन उसके बाद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट किया, फिर अफ्रीका किया, और आज हम जानेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में सबसे पहला फैक्ट तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, एशिया, ठीक है। अब एशिया कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट होने की वजह से इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो उन पार्ट्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और वहाँ पे क्या क्या ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है, एक बार वो देख लेते हैं सारा का सारा, ठीक है। सो दिस इज एशिया। एशिया के अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पे आती है रसिया। रसिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट है रशिया, सेकंड नंबर पे है कनाडा, देन उसके बाद यूएसए, देन चाइना, देन उसके बाद ब्राज़ील, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और देन 7th नंबर पे आता है हमारा इंडिया। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं टॉप 7 में, रशिया, चाइना और इंडिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ एशिया, तो नॉर्थ एशिया में मेनली एक ही कंट्री आती है, रशिया। और रशिया का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप के अंदर है। ये वाला हिस्सा रशिया का, ये भी रशिया है, ये यूरोप के अंदर है। तो यूरोप का जो रशिया है और एशिया का जो रशिया है, उसको बीच में जो सेपरेट करती हैं उन माउंटेन रेंज का नाम है यूराल माउंटेन रेंज। यूराल माउंटेन रेंज अलग करती हैं एशिया के रशिया को यूरोप के रशिया से। रशिया एक ऐसी कंट्री है जो जिसका कुछ पोर्शन एशिया में है, कुछ पोर्शन यूरोप में है। एक और कंट्री ऐसी है, उसका नाम लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सी कंट्री है जो एशिया यूरोप दोनों के अंदर आती है। अब रशिया के अंदर ये एक लेक है, ठीक है, ये बड़ी फेमस है, इसका नाम है बैकाल लेक। इसके बारे में फेमस क्या है कि ये वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी? बैकाल लेक, ठीक है। देन उसके बाद हम चलते हैं साउथ एशिया, और जब हम साउथ एशिया में आएंगे तो वहाँ पे इंडिया एक मेजर कंट्री है। और जो साउथ एरिया का अलग से जो डिस्टिंक्शन किया गया है उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज है। ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, कुछ ऐसे भी जाती हैं और कुछ ऐसे भी आती हैं, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज की होने की वजह से साउथ एशिया को ये भी बोला जाता है कि ये एक सब कॉन्टिनेंट है, मतलब एक छोटे कॉन्टिनेंट की तरह वर्क करता है साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया में जब हम आते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसके मेंबर कौन है वो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, एसबीआई बैंक जो है वो पीएनबी बैंक की माँ है। ये एक न्यूमोनिक्स है जिससे आप याद रख सकते हो कि सार्क के मेंबर कौन कौन से हैं। सार्क एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, और काठमांडू जो है वो कैपिटल है नेपाल की। तो एसबीआई का मतलब हो गया श्रीलंका, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, MA स्टैंड फॉर मालदीव और A फॉर अफगानिस्तान। तो ये एक ग्रुपिंग है साउथ एशियन कंट्रीज की आपस में कोऑपरेशन के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। हालांकि जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेन रिलेशनशिप चल रहे हैं तब से इस ग्रुप की मीटिंग ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम चलेंगे ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया में 4-5 मेजर कंट्री हैं। चाइना आती है सबसे बड़ी, तो मंगोलिया, इधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और इसको कोरियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। पेनिनसुला लैंड का वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो ये इस साइड से और इस साइड से पानी से घिरा है, तो इसको कोरियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। कोरियन पेनिनसुला में 2 कंट्री आती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से जो लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं 38th पैरेलल। इधर जापान है, और जापान एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री वो कंट्री होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, ठीक है। देन उसके बाद इधर है ताइवान। ताइवान को बोला जाता है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान अपने आप को बोलता है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना अपने आप को क्या बोलता है? चाइना अपने आप को बोलता है PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक्चुअल में क्या है कि जब चाइना के अंदर मोनार्की थी, मतलब किंग और क्वीन का रूल था, तो उस वक्त जहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था, एक पर्सन थे माओ सेतंग,
तो माओ सेतुंग जो है उन्होंने यहाँ पे रिवॉल्यूशन किया था, यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट जो है, एग्रीकल्चर जो है, पीजेंट्स जो है, उनका रिवॉल्यूशन हुआ था एक लार्ज स्केल पे। तो उसके बाद जो यहाँ पे किंग और क्वीन थे वो छोड़ के भाग गए थे, वो यहाँ पे एक टापू पे आके रहने लग गए थे। तो वो बोले कि अब ये असली चाइना नहीं है, ये असली चाइना है ताइवान, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, ठीक है। और चाइना जो है उसके बाद एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गई। कम्युनिस्ट कंट्री वो होती है जहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब किसी भी कंट्री में कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जब किसी कम्युनिटी का रूल हो, मतलब किसी एक पर्सन का रूल ना हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, किसी एक पर्सन की ओनरशिप ना हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, तो जब पूरी कम्युनिटी का ओनरशिप हो तो उसको बोल देते हैं कम्युनिस्ट कंट्री। तो चाइना भी कहने को कम्युनिस्ट कंट्री है। और चाइना का ये बोलना है कि जो ये आरओसी है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आज के नाम पे हम आज ताइवान के नाम से जानते हैं, कि ये हमारा ही हिस्सा है और हम इसको कभी भी ले सकते हैं। ताइवान के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आज के टाइम पे टॉप, वर्ल्ड में टॉप में है। मतलब अगर कोई एक कंट्री सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कर रही है तो वो है ताइवान की एक सरकारी कंपनी। और सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि आज के टाइम पे हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, कार हो, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब सेमीकंडक्टर पे चलते हैं। अगर सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेंगे। जितना छोटा सेमीकंडक्टर होगा उतना ही इंस्ट्रूमेंट को छोटा किया जा सकता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को। तो आने वाले टाइम पे सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वर्ल्ड में अभी लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया है ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, ठीक है। तो अभी चाइना ये बोलता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और हम इसको कभी भी ले सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। देन ईस्ट एशिया के बाद हम चलते हैं वेस्ट एशिया। और वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज में इनका अपना एक ग्रुपिंग है जिसको बोलते हैं GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत एंड UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये सारे के सारे मेंबर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। और पर्सिया जो है वो ईरान का पुराना नाम है। ईरान को पहले पर्सिया बोलते थे, क्योंकि ये आप अगर देखोगे यहाँ पे ये कुवैत यहाँ लिखा जरूर है, लेकिन ये है कुवैत कंट्री, छोटी सी कंट्री है, ठीक है। ये पूरी की पूरी कंट्री, ये वाली, ये ईरान है। और ईरान की बहुत लंबी बाउंड्री लगती है यहाँ पे। तो इसीलिए इस पुराने टाइम पे जब पर्सिया एक इंपॉर्टेंट किंगडम होता था, एक पावरफुल किंगडम होता था, तो उसके नाम पे इस गल्फ का नाम पर्शियन गल्फ रख दिया गया था। और पर्शियन गल्फ से वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल ट्रेड होता है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो यहीं से एक्सपोर्ट होता है अलग अलग कंट्रीज में। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है पर्शियन गल्फ। देन उसके बाद कुछ और कंट्रीज हैं यहाँ पे, जैसे टर्की है, ठीक है। टर्की भी एक ऐसी कंट्री है रसिया की तरह जिसका कुछ हिस्सा जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है और कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। और टर्की को बोला जाता है, टर्की इज अ गेटवे बिटवीन एशिया एंड यूरोप के बीच का गेटवे भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद कुछ और कंट्री हैं, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, साइप्रस और टर्की का भी आपस में झगड़ा चलता रहता है। टर्की का ये बोलना है कि साइप्रस हमारा हिस्सा है, जैसे चाइना का बोलना है कि ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है। देन लेबनान, पैलेस्टीन, इजराइल, जॉर्डन से इंडिया बहुत सारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर जो है इंडिया का मोस्ट, मतलब ये लगाइए कि अपनी नीड का इंडिया 70 to 80% फर्टिलाइजर जो है वो इंपोर्ट करता है। और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जॉर्डन से इंपोर्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद सऊदी अरेबिया आ गया, यहाँ पे इसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया यमन, और इसको अरेबियन पेनिनसुला बोला जाता है। इस पेनिनसुला को बोला जाता है अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। तो ये हमने जाना वेस्ट एशिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और अब देखते हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। सेंट्रल एशिया में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल पहले होती थी अस्थाना और अब कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान।
नूर सुल्तान वहाँ के पहले किंग थे, उनके नाम पे इस कैपिटल का नाम बदल के नूर सुल्तान रख दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद एक कंट्री है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, और ताशकंद को हम दो चीज़ों के लिए जानते हैं। पहला तो ये कि ताशकंद में एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी ताशकंद से। और दूसरा जो हमारे सेकंड पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हुई थी जब वो एक समझौते के लिए गए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब वॉर हुआ था 1965 का। तो उस वक्त समझौते के लिए जब वो गए थे ताशकंद में, तो वहाँ पे हार्ट अटैक से में एक सस्पिशियस कंडीशन में उनकी डेथ हो गई थी ताशकंद के अंदर। और ये ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। देन उसके बाद आते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिस्केक। देन उसके बाद ताजाकिस्तान। ताजाकिस्तान की कैपिटल है दोसान्बे। और इधर है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है आस्काबाट। और आस्काबाट के नाम पे एक एग्रीमेंट भी है जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और पाकिस्तान है। आस्काबाट एग्रीमेंट, ठीक है। इधर कैस्पियन सी है। ये कैस्पियन सी के बारे में ये चीज़ फेमस है कि कैस्पियन सी लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर में कोई सबसे बड़ी वाटर बॉडी अगर है कॉन्टिनेंट्स के बीच में, मतलब जमीन के बीचों बीच, तो वो है कैस्पियन सी, ठीक है। और इधर ये है यूराल सी। यूराल सी की बाउंड्री लगती है कजाकिस्तान के बीच में और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये कई बार एग्जामिनर पूछ भी चुके हैं यूराल सी की पोजीशन कहाँ है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि दोनों के नाम में जेड आता है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाता है याद करने में, ठीक है। ये हो गई हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। देन उसके बाद हम चलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी एक ग्रुपिंग है जिसको बोलते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान नाम का ग्रुपिंग है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया के यहाँ पे ये इंडिया है, इधर म्यांमार है ना, ये वाला पोर्शन इंडिया, तो इंडिया के भी साउथ ईस्ट में है ये, और एशिया के भी साउथ ईस्ट में है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुपिंग है आसियान के नाम से। और इन आसियान्स को एशियन टाइगर भी बोलते थे। 1970s में इन कंट्रीज की इकोनॉमी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, मतलब इन कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, तो उस टाइम पे इनको एशियन टाइगर्स के नाम से भी जानते थे, ठीक है। आसियान में कौन कौन सी मेन कंट्री है जिनका ग्रुप है, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, ठीक है, IBM का पैड लेके और TVS की स्कूटी पे, ठीक है। तो इससे आप 10 आसियान कंट्रीज के नाम को इजीली याद रख सकते हो। फिलीपीन, देन उसके बाद म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड सिंगापुर। ये 10 एशियन कंट्रीज हैं, इनके आप नाम याद रख सकते हो, ठीक है। ये आपस का एक ट्रेडिंग ग्रुप है। थाईलैंड को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, थाईलैंड के लिए बोला जाता है इट इज अ कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। और ये नीचे पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, ये आपको जो दिख रहा है ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भी बहुत बड़ा आइलैंड कंट्री है। देन उसके बाद ये है फिलीपीन। फिलीपीन में दो चीज़ें आप याद रख सकते हो। फिलीपीन में एक जगह है लॉस बैनोस। लॉस बैनोस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। लॉस बैनोस एक नाम की जगह है फिलीपींस में जहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। और दूसरा आप याद रख सकते हो मैनिला। मैनिला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपीन, और मैनिला में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये बताओ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में एक इंडियन है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, उनका नाम बताओ। पहले वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम बताओ और उनकी पोजीशन बताओ कि वो कौन सी पोजीशन पे हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेड के हिसाब से, इंडिया के साथ इनके ट्रेडिंग रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं मिडल ईस्ट एशिया में। अब ये मिडल ईस्ट एशिया क्या है? मिडल ईस्ट एशिया मिलके बना है सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया से और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज से। ये तीन हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। सेंट्रल एशिया हमने अलग से देखा, वेस्ट अलग से देखा और साउथ अलग से देखा। अब कुछ कुछ कंट्रीज के कम्बिनेशन से इनके ये बना है मिडल ईस्ट एशिया, क्योंकि ये नाम बहुत बार लिया जाता है तो इसलिए मैंने सोचा इसको मैं इंक्लूड कर लूँ। तो मिडल ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आ गई? इधर टर्की आ गया, जॉर्जिया आ गया, आर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, लेबनान, इराक, ठीक है, ईरान, जॉर्डन,
देन कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। ये आ गई साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है, और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो इन सब को मिला के इस वाले रीजन को बोला जाता है मिडल ईस्ट एशिया, ठीक है। और एक ऐसा ही नाम और भी है, मैना रीजन, ठीक है। ये मैना रीजन क्या होता है, ये इसको भी हो जाता है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के लिए ये एक्रोनिम यूज किया जाता है। इसको हम बाद में देखेंगे फिर कभी, ठीक है। तो वहां पे भी ये मिडल ईस्ट यूज होता है और मिडल ईस्ट वैसे भी कई बार यूज होता है, ठीक है। ये ऊपर कैस्पियन सी आ गया, मैंने आपको बताया था, ये अराल सी आ गया, और इधर ये रेड सी है, ये अरेबियन पेनिनसुला है सारा का सारा, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। और ये आ गया इधर रेड सी, ठीक है। तो ये सारा का सारी इंफॉर्मेशन आज हमने जानी एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम किसी और कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।